फिल्म की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक गांव से, जहां पे हम प्रशांत काले और अर्चना पाटिल नाम के टीनेजर्स को देखते हैं। परशा एक निचले जाति के मछुआरे का बेटा है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई और क्रिकेट में बहुत अच्छा है। वो अपने लोकल क्रिकेट टीम का कैप्टन भी है। उसके सल्या और बाल्या नाम के दो दोस्त होते हैं। वही अर्चना पाटिल यानी अर्ची एक अमीर अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पिता एक जमींदार होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है। गाँव में उनका बहुत दबदबा है। अर्ची का प्रिंस नाम का एक भाई भी है, जिसे अपने अमीर होने पर और ऊंचा जाति के होने पर बहुत घमंड है। अर्ची के शौक भी काफी अमीरों वाले हैं। उसे बुलेट चलाना, ट्रैक्टर चलाना, हॉर्स राइडिंग करना काफी पसंद है। एक दिन हम देखते हैं कि परशा की टीम का मैच चल रहा है। अब इस मैच को जीतने के लिए परशा की टीम को परशा की जरूरत है, लेकिन परशा अर्ची को देखने के लिए उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। वहां से उसका दोस्त सल्या उसे वापस ग्राउंड पे लाता है। अब ग्राउंड पे आते ही परशा जबरदस्त बैटिंग करके अपनी टीम को मैच जिता देता है, जिसके लिए उसे इनाम भी दिया जाता है। और वो इनाम उसे और कोई नहीं बल्कि अर्ची के पिता ही देते हैं। अर्ची के पिता को सब लोग दादा कहकर बुलाते थे। उस स्टेज पर अर्ची का भाई प्रिंस भी मौजूद था। आगे हम देखते हैं कि परशा रात को सपने में भी अर्ची को ही देखता है। अगले दिन परशा के दोस्त कुएं में तैरने जाते हैं और परशा अपने पिता और सलाह के साथ नदी में मछली पकड़ने गया था। तभी वहाँ कुएं में तैरने के लिए अर्ची अपने सहेलियों के साथ आती है और परशा के दोस्तों को कुएं से निकलने के लिए कहती है, जिसके बाद अर्ची अपने सहेलियों के साथ उस कुएं में तैरने लगती है। ये देख के परशा का दोस्त लग्न परशा को जाके बताता है कि कुएं के पास अर्ची तैरने आई है और परशा अर्ची का नाम सुनते ही अपना काम छोड़कर उसी वक्त अर्ची को देखने के लिए चला जाता है। वो पहले अपने घर जाके अच्छे से तैयार होके कुएं के पास पहुंचकर सीधा कुएं के अंदर कूद जाता है। ये देखकर अर्ची परशा पे गुस्सा होती है और उसे कुएं से निकल जाने के लिए कहती है। अब परशा वहाँ से बाहर निकलते वक्त भी अर्ची को ही देख रहा था और अर्ची भी परशा को ही देख रही थी। अगले दिन उन सभी का कॉलेज का पहला दिन था। अर्ची अपने भाई के बुलेट लेकर कॉलेज आती है और सभी लोग उसे ही देख रहे थे। अभी क्लास में टीचर सभी के 12% पूछ रहे होते हैं। अर्ची बताती है कि उसे 12 में 55% मिले हैं और परशा बताता है कि उसे 72% मिले हैं। ये सुन के अर्ची परशा से थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। अब परशा कॉलेज में सिर्फ अर्ची को ही देख रहा था और अर्ची को भी परशा का उसे देखना अच्छा लगने लगा था। फिर परशा उसे चिट्ठी लिखकर अपने प्यार का इजहार करता है, मगर मंग्या नाम का अर्ची का कजिन जो परशा का दोस्त भी था और उन्हीं के साथ पढ़ता था, उसे ये अच्छा नहीं लगता और वो परशा को मारने लगता है। तभी वहाँ पर अर्ची आती है और परशा को छोड़ने के लिए कहती है। वो मंग्या को ये भी कहती है कि वो आगे से कभी परशा पे हाथ न उठाए। अर्ची को भी अब परशा अच्छा लगने लगा था। वो परशा के घर जाके बातों बातों में उसके माँ से कहती है कि वो अपने खेतों में जा रही है, ताकि परशा ये सुन के उसे मिलने खेतों में आ सके। तो परशा अपने दोस्तों के साथ अर्ची को मिलने उसके खेतों में जाता है। यहाँ वो दोनों पहली बार एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर अर्ची परशा से उसका मोबाइल नंबर मांगती है, लेकिन परशा के पास फोन नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त सला का फोन नंबर देता है। अब अर्ची और परशा हर वक्त फोन पे ही बातें करते रहते थे। दोनों बहुत ही खुश रहने लगे थे। एक दिन अर्ची का भाई प्रिंस अर्ची के क्लास आके बैठता है और जब नया ज्वाइन हुआ टीचर पढ़ा रहा होता है, तब प्रिंस फोन पे बातें करने लगता है, जिस वजह से वो टीचर डिस्टर्ब होता है और उसके पास आके चिल्लाते हुए उसका नाम पूछता है। ये देखे प्रिंस उस टीचर को सीधा थप्पड़ मार देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो टीचर प्रिंसिपल के साथ दादा के घर प्रिंस की कंप्लेंट करने जाते हैं। तब दादा उनसे कहता है कि मैं देख लूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि दादा को भी ये अच्छा लगता है कि कैसे उनका बेटा अभी से लोगों के बीच अपने थॉट्स जमा रहा है। वो प्रिंस को कुछ भी नहीं कहते बल्कि उसे शाबाशी देते हैं, जिससे प्रिंस को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस के बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी होती है। अर्ची ने परशा को भी इस पार्टी में इनवाइट किया था। अब पार्टी में डांस वगैरह होने के बाद अर्ची और परशा अर्ची के घर के पीछे एक गाड़ी में मिलते हैं और सलाह बाहर नजर रखने के लिए खड़ा था, लेकिन उन लोगों को दादा देख लेते हैं। फिर वो अपने बेटे प्रिंस और बाकी गुंडों के साथ मिलकर परशा और सलाह को बहुत मारते हैं, साथ ही वो अर्ची को भी मारते हैं। फिर प्रिंस परशा के घर जाके परशा के फैमिली को कल रात तक गाँव छोड़ने की धमकी देता है, नहीं तो वो परशा को जान से मार देगा। लेकिन परशा के पिता प्रिंस के पाँव पकड़ के कहते हैं कि वो कल परशा को ही गाँव से निकाल देंगे। प्रिंस के जाने के बाद सलाह की माँ परशा के फैमिली से कहती है कि आप परशा के साथ सलाह को भी दूसरे गाँव भेज दो। अब परशा और सलाह गाँव के बाहर के घर में रहने जाते हैं। वहाँ उनका टीचर आके बताता है कि परशा को कॉलेज से ब्लैकलिस्ट किया गया है। परशा अब इन सबसे बहुत परेशान हो चुका था। वो सलाह को बताता है कि वो अर्ची के बिना नहीं जी सकता। अगले दिन परशा और सलाह फिर से अपने गाँव आते हैं अर्ची को देखने, लेकिन अर्ची
अर्ची उन्हें नहीं दिखाई देती। यहाँ तात्या अर्ची की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अर्ची किसी तरह अपने घर से भाग के पर्शा के दोस्त लंगड़ा के हेल्प से पर्शा को मिलने उस दूसरे गाँव आती है, जहाँ पे अर्ची का कजिन मंग्या पहले से ही मौजूद था। वो अर्ची को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। अर्ची पर्शा को बताती है कि उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो उसके बिना नहीं जी सकती। इधर अर्ची के घर से भाग जाने के बाद उसकी माँ तुरंत तात्या और प्रिंस को फोन करके ये बात बताती है और वो दोनों बिना वक्त गवाए अर्ची को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ पर्शा जिस घर में रह रहा था उस घर की औरत उन सबको अपने घर में बंद करके अर्ची की फैमिली को बुलाती है। जब तक प्रिंस और उसके लोग वहाँ तक पहुँचते तब तक पर्शा और बाकी सब उस घर को छोड़ के भाग चुके थे। वो लोग बस स्टैंड जाते हैं। अर्ची अपने साथ बहुत सारे पैसे और गहने लाई थी। उन्हें पुणे या मुंबई जाना था, लेकिन वहाँ भी तात्या के गुंडे आते हैं। तब तक वो सब एक बस में चढ़ चुके थे और वो लोग तात्या के गुंडों को देखकर छुप जाते हैं। तभी वो बस वहाँ से निकल पड़ती है और वो लोग बच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें चलती बस में पता चलता है कि वो बस उन्हीं के गाँव जा रही है। इसलिए वो सब रास्ते में उस बस से उतर जाते हैं और खेतों में जाके छुपते हैं। रात को तात्या और प्रिंस मंग्या के घर जाते हैं अर्ची और पर्शा के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि मंग्या पर्शा का दोस्त भी था और अर्ची का कजिन भी था। यहाँ हमें पता चलता है कि मंग्या पहले तो अर्ची और पर्शा के रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन यहाँ वो तात्या के सामने उनका साथ देता है। मतलब जब वो तात्या से बात कर रहा था तभी उसे सलाह का फोन आता है, लेकिन वो उस फोन को नहीं उठाता उन्हें तात्या से बचाने के लिए। लेकिन तात्या को इस बात का पता चलता है और वो उसे सलाह का फोन उठा के उसे वो लोग कहाँ है ये पूछने के लिए कहते हैं। मंग्या ऐसा ही करता है। तब सलाह उसे जवाब देता है कि वो खेतों में है। फिर मंग्या उसे पूछता है कि एग्जैक्टली खेतों में वो कहाँ है। तब सलाह समझ जाता है कि मंग्या तात्या के साथ है और वो तुरंत ही फोन कट कर देता है, जिसके बाद तात्या फिर से उस नंबर पे फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सलाह अपना फोन बंद कर चुका था। अब तात्या के गुंडे उन लोगों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन इधर ये चारों किसी तरह से रात भर खेतों में ही छुपते हैं और सुबह नदी पार करके और फिर वहाँ से बस के जरिए से सलाह के मामा के घर उस्मानाबाद जाते हैं। सलाह का मामा उन सबको देख के सलाह से कहता है कि अर्ची और पर्शा का तो लफड़ा चल रहा है, इसलिए वो भागे, लेकिन इनके साथ साथ तुम दोनों क्यों भागे? अर्ची का पिता कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तुम लोगों को कहीं से भी ढूंढ के निकालेगा। फिल्मों में और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। अब उस मामा की बातें सुनने के बाद उन चारों को लगता है कि इनसे तो उन्हें कुछ भी मदद नहीं मिलने वाली, इसलिए वो वहाँ से निकल के नासिक जाने के लिए बस का इंतजार करते बैठते हैं। लेकिन तभी पुलिस वहाँ आके उन चारों को पकड़ के ले जाती है, क्योंकि पुलिस भी तात्या के साथ थी। अब पुलिस स्टेशन में तात्या ने अर्ची से एक ब्लैंक पेपर पे साइन ली, जिसमें वो बाद में लिखता है कि पर्शा और उसके दोस्तों ने अर्ची को अगवा किया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब ये बात मंग्या अर्ची को बताता है तब अर्ची पुलिस स्टेशन के अंदर जाके उस पेपर को फाड़ देती है। अर्ची पुलिस वालों को बताती है कि वो लोग मुझे अगवा करके नहीं लेके गए थे, मैं अपने मर्जी से उनके साथ गई थी, तुम लोगों को अभी उन्हें छोड़ना ही होगा। अब अर्ची के बयान के बाद पुलिस वाले पर्शा और उसके दोस्तों को छोड़ देते हैं। अब अर्ची को उसके घर ले जाया जा रहा था, तभी वो खेतों में देखती है कि तात्या के गुंडे पर्शा और उसके दोस्तों की पिटाई कर रहे हैं। तब वो जबरदस्ती गाड़ी को रोकती है और पर्शा को बचाने के लिए जाती है। वो किसी तरह से एक गुंडे की बंदूक छीन लेती है और पर्शा और उसके दोस्तों को बचाती है। इस दौरान वो एक गुंडे के हाथ पर गोली भी चलाती है। वो उन गुंडों को फिर से बंदूक दिखाती है और पर्शा के साथ भाग जाती है। वो गुंडे भी अब उसका पीछा नहीं करते, क्योंकि अब वो डर गए थे, क्योंकि अर्ची ने पहले ही उनमें से एक गुंडे पर गोली मार दी थी। वहाँ से भाग के वो दोनों एक चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उस ट्रेन से वो दोनों हैदराबाद पहुँचते हैं। यहाँ वो दोनों सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे थे। पर्शा के पास जितने पैसे थे वो उनसे एक जगह नाश्ता करते हैं। अब उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए अर्ची अपनी सोने की चेन बेच देती है और उसे उन्हें जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने लिए कपड़े खरीद के एक होटल में खाना खाते हैं। वो एक लॉज में रहने जाते हैं, लेकिन वो लॉज वाला उन्हें रूम नहीं देता, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह वो किसी दूसरे लॉज में जाते हैं, लेकिन वो लॉज वाला भी उन्हें बिना आईडी के लॉज नहीं देता, इसलिए वो उस रात पे रेलवे स्टेशन पर ही सो रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और उनसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बीच में उनमें से कुछ लड़के पर्शा को पीटने लगते हैं और उनमें से एक लड़का अर्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे पासी के स्लम में
में रहने वाली एक औरत आती है जिसका रेलवे स्टेशन के पास एक दोस्त का ठेला था। वो औरत उन गुंडों को डरा के और धमका के भगा देती है। उस औरत का नाम था सुमन अक्का। अक्का उन दोनों को अपने छोटे से घर में ले जाती है और उन्हें खाना भी खिलाती है। उस रात वो दोनों वहीं पे रहते हैं। सुबह होने के बाद वर्षा अक्का को जो हुआ वो सब बताता है और वो ये भी बताता है कि हम लोग वापस घर नहीं जा सकते। ये सुन के सुमन अक्का उनसे कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम ऐसे ही सड़कों पर और स्टेशन पे अपने दिन रात नहीं निकाल सकते। कल के जैसे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अक्का उन दोनों को रहने के लिए एक खोली भी देती है जहाँ पे अक्का अपने दुकान का सामान रखा करती थी। वर्षा वो खोली साफ करता है, लेकिन यहाँ अर्ची को उस स्लम में गंदगी देख के अच्छा नहीं लग रहा था। अर्ची बड़े घर की बेटी थी, उसे उस बस्ती में और उस घर में अच्छा नहीं लग रहा था। सुमन अक्का उनका घर सेट करने में मदद करती है। फिर भी अर्ची को उस स्लम में रहने में दिक्कत हो रही थी। वर्षा अब काम करने का फैसला करता है क्योंकि उसे दूसरे के पैसों पे जीना अच्छा नहीं लगता था। वो सुमन अक्का के ठेले पर मदद करने का काम करता है। अर्ची को कुछ भी खाना बनाने नहीं आता था, इसीलिए वर्षा नया स्टोव वगैरह लाता है और खाना बनाता है। और जब वो अर्ची को खिलाने जाता है तो अर्ची उसे रोते हुए कहती है कि मैं ऐसे घर में ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। मुझे तुम्हारे पास भी रहना है और मुझे घर की भी बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दिन भर अकेले मुझे बहुत से ख्याल आते हैं। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अब वर्षा के कहने पर सुमन अक्का अर्ची को एक बॉटल फैक्ट्री में काम दिलवाती है। इधर गांव में वर्षा के माँ बाप गाँव छोड़ के चले जाते हैं और अर्ची के पिता भी अर्ची के सारे फोटोज तोड़ डालते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि मेरे घर में अर्ची का नाम कोई नहीं लेगा, वो हमारे लिए मर चुकी है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अपने साथी सहेली से तेलुगु बोलना भी सीख लेती है। फिर भी अर्ची जिंदगी में एडजस्ट नहीं हो पाती। साथ ही उसे अपने घर वालों की भी बहुत याद आती थी। वो दोनों मेहनत तो बहुत कर रहे थे मगर पैसे ज्यादा नहीं कमा रहे थे। अब उन दोनों के बीच अनबन भी होने लगती है। एक रात अर्ची को उसकी फैक्ट्री में काम करने वाली सहेली का फोन आता है। जब उसे बात करके अर्ची सो जाती है तो वर्षा अर्ची का फोन लेता है ये जानने के लिए कि वो इतने रात को किससे बात कर रही थी, क्योंकि उसे अर्ची के मोबाइल का पासवर्ड पता था। मगर जब वो पासवर्ड डालता है तो देखता है कि अर्ची ने अपना पासवर्ड बदल दिया है। उसे अर्ची पर शक होने लगता है, जिस वजह से सुबह दोनों में झगड़ा भी होता है। अब अर्ची उसे मनाने के लिए वर्षा के ठेले पर उसे फिल्म देखने बुलाने आती है, लेकिन वर्षा उसे बहुत सुनाने लगता है। पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसने अर्ची पे बेवजह गुस्सा किया, इसीलिए वो अर्ची को मनाने थिएटर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। अब फिल्म खत्म होने के बाद जब अर्ची बाहर आ रही थी तभी उसे वहाँ पे उसका बॉस मिलता है। वो उसे बात करती है और बाहर आती है, लेकिन वर्षा ने उसे उसके बॉस के साथ बातें करते हुए देख लिया था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अर्ची उसके बॉस के साथ फिल्म देखने गई थी। वो अर्ची पे शक करने लगा था, इसलिए वो अर्ची को बहुत सुनाता है। जब अर्ची इसका जवाब देती है तब वर्षा पब्लिक के सामने ही गुस्से में अर्ची को थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से अर्ची वहाँ से चली जाती है। वर्षा भी उसके पीछे पीछे जाता है। दोनों रास्ते में भी झगड़ ही रहे थे। अर्ची वर्षा से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं अपने घर वालों को छोड़ के तेरे साथ पा गई। तब वर्षा भी उसे कहता है कि मैं अभी अपने घर वालों को छोड़ के ही आया हूँ और अगर तुझे अपने घर वालों की इतनी याद आ रही है तो चली क्यों नहीं जाती उनके पास। वैसे भी मुझे तुम्हारी शक्ल से ही नफरत हो गई है। ये सुन के अर्ची बहुत ही रोते हुए एक ऑटो पकड़ के वहाँ से चली जाती है। अब वर्षा भी इन सब से परेशान हो चुका था, लेकिन जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने घर जाता है, सुमन अक्का के घर जाता है, ठेले पे जाता है, अर्ची की फैक्ट्री में जाता है, लेकिन अर्ची उसे नहीं मिलती। अब रात हो चुकी थी और अर्ची का कुछ भी नहीं पता था। यहाँ अर्ची अपने गाँव वापस आने के लिए ट्रेन में बैठती है और इधर वर्षा अर्ची को फोन कर करके थक चुका था। वो अपनी गलती पे बहुत पछता रहा था, इसलिए वो फांसी लगा के जान देने की भी कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो अपना मन बदल देता है। इधर अर्ची का भी मन बदल जाता है और वो भागते हुए अपने घर वापस आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोते हैं और गले मिलते हैं। वर्षा अर्ची से माफी मांगता है। सुमन अक्का भी ये सब देख रही थी। अब अगले दिन वो कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। दोनों अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और ऐसे ही कुछ साल चले जाते हैं। वर्षा अब एक मैकेनिक बन गया है और अर्ची भी अब उसी बॉटल फैक्ट्री में मैनेजर बन चुकी है। अब उन दोनों का आकाश नाम का एक बेटा भी है। इधर दूसरे गाँव आके भी वर्षा के माँ बाप की हालत कुछ खास अच्छी नहीं होती। वर्षा के भाग जाने की वजह से
उसके बहन की शादी नहीं हो रही थी और इधर अर्ची के घर में अर्ची के भाग जाने के बाद बदनामी की वजह से इस बार कात्या की जगह एक दूसरी उम्मीदवार चुनाव में जीत गई थी। एक दिन अर्ची और वर्षा फ्लैट खरीदने के लिए फ्लैट देखने साइट पे गए थे। तभी अर्ची अपनी माँ को फोन करके अपने बेटे की आवाज उन्हें सुनाती है। वो अपनी माँ से तात्या के बारे में पूछती है कि क्या वो मुझसे बात करेंगे, पर उसकी माँ कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर अर्ची उन्हें ये भी बताती है कि वो नया फ्लैट खरीद रहे हैं। आखिर में हम देखते हैं कि अर्ची का भाई प्रिंस अपने कुछ लोगों के साथ अर्ची को मिलने आता है। वो लोग अपने साथ अर्ची की माँ ने दिए हुए गिफ्ट्स भी लाए थे। अर्ची उनसे मिलकर बहुत खुश थी। वो लोग उसके बेटे के बारे में पूछते हैं। तब अर्ची उन्हें बताती है कि उसका बेटा पड़ोसी की यहाँ खेलने गया है। फिर वर्षा भी घर आ जाता है। तब अर्ची उसे कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा और वो वर्षा को उन लोगों को चाय जाकर देने के लिए कहती है। वर्षा उन्हें चाय देता है। कुछ देर बाद हम अर्ची के बेटे को देखते हैं, जिसे उनकी पड़ोसी आके उनके दरवाजे पर छोड़ जाती है। और जब वो बच्चा आकाश घर के अंदर जाता है तब हम यहाँ एक भयानक मंजर देखते हैं। प्रिंस और उसके आदमियों ने अर्ची और वर्षा के पैर में से हत्या कर दी थी। वो बच्चा रोता हुआ उस घर के बाहर आता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दरअसल तात्या की जगह चुनाव में किसी और के जीतने पर अर्ची के घर वालों को इसका बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि अर्ची की वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई थी और तात्या चुनाव हार गए थे। और वो ये नहीं देख पा रहे थे कि हमें बर्बाद करके अर्ची कैसे खुश रह सकती है। शायद इसीलिए उन्होंने उनको मार डाला होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।